दोस्तों, विक्रम और बेताल की कहानियां हमेशा ही से ही लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की हैं। उन पे एक नाटक भी बना है और हमने भी जो वीडियो बनाई थी उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आए हैं और लोगों के कमेंट भी आए हैं कि और ऐसी वीडियोस हमें चाहिए। तो उसी के चलते हम एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो और कहानी आपके सामने ला रहे हैं, जिसका नाम है पापी कौन है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी में आप डूब जाएं उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियां और इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियोस हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपका बहुत अच्छा मनोरंजन भी हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता। तो कहानी शुरू करते हैं, चलिए। तो कड़ी मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बार फिर बेताल को पकड़ लिया। वह उसे अपने कंधे पर लाद कर शमशान की ओर ले चला। रास्ते में बेताल ने राजा को एक नई कहानी शुरू की और बेताल बोला, एक बार की बात है, काशी में एक राजा था जिसका नाम प्रताप मुकुट था। उसकी एक संतान थी जिसका नाम वज्र मुकुट था। एक दिन वज्र मुकुट दीवान के बेटे के साथ शिकार पर करने जंगल चला गया। काफी घूमने के बाद जब उन दोनों को तालाब दिखा जिसमें कमल खिले थे और हंस उड़ रहे थे, दोनों दोस्त ने वहां जाकर तालाब के पानी से हाथ मुंह धोया और पास बने महादेव के मंदिर में दर्शन करने चले गए। दोनों ने अपने घोड़े मंदिर के बाहर ही बांध दिए। फिर जब दोनों दोस्त दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि तालाब में एक राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई है। राजकुमारी को देखकर वे काफी खुश हुए। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए, जबकि दीवान का बेटा वहीं एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। राजकुमार को देखते ही राजकुमारी ने बोला कि मैं एक कमल का फूल निकाला, कान में लगाया, दांतों से कुतरा, पैरों के नीचे दबाया और फिर अपनी छाती से लगाकर अपनी सहेलियों के साथ चली गई। उसके जाने के बाद राजकुमार काफी दुखी हुआ और अपने मित्र के पास लौटकर सारी बात बताई। राजकुमार बोला, मैं राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, लेकिन मुझे उस राजकुमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। वह कहाँ रहती है, उसका क्या नाम है, मुझे कुछ भी नहीं पता। दीवान के बेटे ने सारी बातें सुनी और राजकुमार को दिलासा देते हुए कहा, राजकुमार आप घबराइए मत। राजकुमारी ने सब कुछ बता दिया। आश्चर्यचकित राजकुमार ने पूछा, वो कैसे? दीवान के बेटे ने राजकुमार को बताना शुरू किया कि राजकुमारी ने कमल के फूलों को बालों से निकालकर कानों में लगाया। यानी राजकुमारी का कहना यह है कि वहां कर्नाटक से है। दांत से फूल को कुतरा, मतलब उनके पिता का नाम दंतावट है। फूल को पांव से दबाने का मतलब था कि राजकुमारी का नाम पद्मावती है, और फूल को सीने से लगाने का मतलब था कि अब आप उनके हृदय में बस चुके हैं। यह सब सुनते ही राजकुमार बहुत ज्यादा खुश हुए, और खुश होते ही हुए राजकुमार ने दीवान के बेटे से कहा कि मुझे कर्नाटक जाना है, आप मुझे वहां ले चलो। दोनों दोस्त कई दिनों तक घूमते फिरते कर्नाटक पहुंचे। जब वो दोनों राजमहल के निकट पहुंचे तो उन्हें एक चरखा चलाती बुजुर्ग महिला दिखी। महिला को देखते ही दोनों घोड़े से उतरे और उसके पास जाकर कहा, माई हम दोनों व्यापारी हैं, हम बहुत दूर से आए हैं, हमारा सामान अभी तक आया नहीं है, कुछ दिनों में हमारा सामान भी पहुंच जाएगा, हम दोनों को बस रहने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। उनकी बातों सुनकर बुजुर्ग महिला की ममता जाग उठी। उसने कहा, बेटा इसे अपना ही घर समझो, जब तक मन करे यहाँ रह सकते हो। इसके बाद दोनों उस घर में रहने लगे। इसी बीच दीवान के बेटे ने उस महिला से पूछा, आप क्या काम करती हैं माई? आपके यहाँ कौन कौन रहता है? आप कैसे अपना गुजर बसर करती हैं? इन सारे सवालों का जवाब धीरे धीरे उस महिला ने देना शुरू किया। उसने कहा, मेरा एक पुत्र है जो राजा के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजा की पुत्री पद्मावती की दासी हूँ, बूढ़ी हो गई हूँ, इसलिए घर में ही रहती हूँ। महाराज खाने को दे देते हैं और पूरे दिन में एक बार राजकुमारी से मिलने चली जाती हूँ। इतना सी सुनकर राजकुमार ने बूढ़ी औरत को कुछ धन दिया और राजकुमारी तक संदेश पहुंचाने को कहा। राजकुमारी ने उस बूढ़ी महिला को कहा, माई कल जब तुम राजकुमारी के पास जाओ तो उनसे कहना, जेठ सुदी पंचमी को तुमने नदी के पास जो राजकुमार मिला था वो तुम्हारे राज्य में आ गया है।
अगले दिन वो बूढ़ी औरत राजकुमार का संदेश लेकर राजकुमारी के पास गई। उस महिला की बात सुनते ही राजकुमारी गुस्सा हो गई। उन्होंने दोनों हाथों में चंदन लगाकर उस महिला के गाल पर तमाचा मारते हुए कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बूढ़ी औरत ने घर लौटकर राजकुमार को सारी बातें बताई। महिला की बातें सुनकर राजकुमार चौंक गया। फिर राजकुमार के मित्र ने राजकुमार को धैर्य बांधते हुए कहा कि राजकुमार आप चिंतित न हो, राजकुमारी की बातों के समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि राजकुमारी ने उंगलियों को सफेद चंदन में डुबोकर गाल पर मारा है। इसका मतलब अभी कुछ दिन चांदनी के हैं, उनके खत्म हो जाने के बाद अंधेरी रात में मिलूंगी। कुछ दिनों के बाद बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास संदेश लेकर पहुंची। इस बार राजकुमारी ने केसरी रंग से 3 उंगलियों को डुबाकर बूढ़ी महिला के मुंह पर मारते हुए कहा, भागो यहाँ से। फिर उस महिला ने आकर राजकुमार को सारी बातें बताई। राजकुमार यह सुनकर बहुत दुखी हुआ। इस पर दीवान के बेटे ने कहा, राजकुमार से कहा, इसमें तबीयत ठीक नहीं है, तो इसे बूढ़ी महिला फिर राजकुमारी के पास जा पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उस महिला को फटकारा और पश्चिमी की खिड़की से बाहर जाने के लिए कहा। तो वो महिला फिर से राजकुमार के पास गई और सारी कहानी सुनाई। तब दीवान के बेटे ने राजकुमार को समझाते हुए कहा कि मित्र, राजकुमारी ने आपको उस खिड़की की तरफ बुलाया है। राजकुमार यह सुनते ही खुशी से उछल पड़ा। उसने बूढ़ी महिला के कपड़े पहनकर नारी का वेश धारण किया, इत्र लगाया और हथियार बांधकर राजकुमारी से मिलने चल पड़ा। राजकुमार महल पहुंचा और खिड़की के रास्ते राजकुमारी के कमरे में पहुंच गया। राजकुमारी वहां पर तैयार थी और राजकुमार का इंतजार कर रही थी। राजकुमार जैसे ही कमरे में गया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। राजकुमारी के कमरे में कई महंगी चीज रखी हुई थी। रात भर राजकुमार और राजकुमारी साथ ही रहे। फिर जैसे ही दिन निकलने को आया, राजकुमारी ने उस राजकुमार को सबसे छिपा दिया। जब रात होने लगती तो राजकुमार बाहर आ जाता। इस तरह करते करते कई दिन बीत गए। फिर अचानक राजकुमार को अपने दोस्त की याद आई। राजकुमार को अपने दोस्त की चिंता हुई कि पता नहीं उसको दोस्त कहाँ होगा, कैसा होगा और उसका क्या हाल हुआ होगा। राजकुमार को दुखी देखकर राजकुमारी ने राजकुमार के दुख का कारण पूछ लिया। उसके बाद राजकुमार ने राजकुमारी को अपने मित्र के बारे में बताया। राजकुमार ने कहा, वह मेरा बहुत अच्छा और चतुर दोस्त है, उसी की वजह से मैं तुमसे मिल पाया हूँ। यह सुनने के बाद राजकुमारी ने राजकुमार को कहा, मैं तुम्हारे दोस्त के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाती हूँ, तुम इसे भोजन कराकर और उसे समझाकर वापस आ जाना। फिर राजकुमार खाना लेकर अपने दोस्त के पास पहुंचा। दोनों मित्र लगभग कई महीनों से मिले नहीं थे। मिलने के बाद राजकुमार ने अपने मित्र को सारी बातें बताई। राजकुमार ने कहा, मैंने राजकुमारी को तुम्हारी चतुराई के बारे में बताया। राजकुमारी ने तुम्हारे लिए भोजन भिजवाया है। यह सब सुनकर दीवान का बेटा सोच में पड़ गया। उसने राजकुमार से कहा कि यह तुमने ठीक नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक वह आपको अपने बस में नहीं रख सकेगी, इसलिए उन्होंने इस खाने में जहर डालकर भेजा है। यह कहते ही दीवान के बेटे ने उस खाने के एक लड्डू लेकर सामने बैठे कुत्ते को दिया। लड्डू खाते ही कुत्ते की मृत्यु हो गई। यह देखते ही राजकुमार को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि ऐसी औरत की से भगवान रक्षा करे, अब मैं उस राजकुमारी के पास नहीं जाऊंगा। दीवान के बेटे ने राजकुमार से कहा, नहीं, अब कुछ ऐसी तरकीब निकालनी चाहिए जिससे कि हम उसे अपने साथ अपने घर ले जा सकें। आज रात तुम वहां जाओ और जब राजकुमारी सो रही हो तब उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना और उसके गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने अपने मित्र की बात सुनी और उसे कहे के अनुसार ही किया। फिर दीवान के बेटे ने योगी का वेश धारण कर लिया। उसने राजकुमार से कहा, तुम इन गहनों को बाजार में बेच दो, अगर कोई पकड़े तो कहना मेरे गुरु के पास चलो और उसे मेरे पास ले आना। राजकुमार वो गहने महल के पास एक सुनार के पास ले गया। सुनार ने गहनों को देखते ही पहचान लिया और राजकुमार को कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने राजकुमार से पूछा तो राजकुमार ने कहा, ये गहने मुझे मेरे गुरुजी ने दिए हैं। यह सुनने के बाद कोतवाल ने गुरु यानी दीवान के बेटे को भी पकड़ लिया और राजा के दरबार में ले गए। राजा ने पूछा, योगी महाराज, आपको ये कीमती गहने कहाँ से मिले? योगी का वेश धारण किए हुए दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान में काली चौदस को डाकिनी मंत्र प्राप्त कर रहा था कि मेरे सामने डाकिनी आई।
मैंने उसके जेवर उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का छाप बना दिया। यह सुनते ही राजा महल में गया और उससे रानी को कहा कि पद्मावती की बाई जांघ देखे कि कहीं राजकुमारी के जांघ पर त्रिशूल का छाप तो नहीं है। राजा की बात सुनते ही रानी ने देखा और सच में राजकुमारी की त्रिशूल का निशान था। यह जानकर राजा बहुत दुखी हुआ। फिर राजा योगी के पास गया और कहा कि योगी बताओ, धर्म शास्त्र में बुरी औरतों के लिए क्या सजा है। योगी ने उत्तर दिया, ब्राह्मण, राजा, गऊ, औरत, पुरुष और अपने राज्य में रहने वाले किसी से भी कोई बुरा काम हो जाए तो उसे राज्य से बाहर निकाल देना चाहिए। यह सुनते ही राज्य ने पद्मावती को जंगल भेज दिया। राजा ने और वहां राजकुमार और दीवान का बेटा मौके का इंतजार में बैठे थे। राजकुमारी को अकेला पाकर वो दोनों उसे अपने नगर ले जाने और खुशी खुशी रहने लगे। कहानी खत्म हुई। हर बार की तरह एक बार फिर बेताल ने विक्रम से पूछा, तो राजन बताओ, इस कहानी में पापी कौन है? जल्दी बताओ राजन, वरना तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। विक्रम ने उत्तर देते हुए कहा, पापी राजा था, क्योंकि दीवान के पुत्र ने अपने मालिक का काम किया। कोतवाल ने राजा का कहना सुना और राजा ने अपनी इच्छा पूरी की, लेकिन इस कहानी में राजा पापी है। उसके बिना सोचे विचारे राजकुमारी ने राजकुमारी को राज्य से बाहर निकाल दिया। विक्रम के इतना कहते ही बेताल फिर से उठकर पेड़ पर जा लटका। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करके ही फैसला लेना चाहिए, वरना कोई भी भ्रमित करके आपसे कुछ भी करवा सकता है। अगर राजकुमार थोड़ी बुद्धि लगाते तो अपनी बेटी को, राजकुमारी को, वो अपने राज्य से बाहर ना निकालते। तो आपको सीखने को बहुत मिला होगा, तो हंसी भी आई होगी, कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग भी लगी होगी। अगर ऐसा हुआ तो कहानी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि ऐसी इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो हम हर रोज यहाँ पर डालते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और स्क्रीन पर और वीडियो आ रही है, उन्हें भी जरूर देखें।